हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, और जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया और हमने ये पहला टॉपिक अपना कंप्लीट किया। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम अपने कुछ लॉज देखने वाले हैं, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके पूरे अलजेब्रा में। हम इन लॉज का यूज़ करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लेक्चर का नाम क्या है? लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। हम ना सिर्फ इन लॉज को देखेंगे, बट इन लॉज का प्रूफ देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इन लॉज को यूज़ करना आना चाहिए। लेकिन जैसा कि एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपको ये आइडिया का, प्रूफ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ये आया कहाँ से। तो जो फर्स्ट फर्स्ट लॉ है ना, तो पहला लॉ है आज का, वो ये है। पहले मैं उस स्टेटमेंट को लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। वो लॉ है, अगर हमारे पास कोई ए एक रियल नंबर है, इफ ए इज एनी रियल नंबर, एंड मेरे पास एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों, अभी मालूम पड़ेगा आपको। ये लॉ स्टेट क्या कहता है, देखो। ये कहता है अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है और एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ए रेज पावर एन इंटू ए रेज पावर एन दैट इज इक्वल टू ए रेज पावर एम प्लस एन। ये तुम्हारा पहला लॉ है। इस लॉ को हम ऐसे याद करते हैं, जब प्रोडक्ट में बेसिस सेम होते हैं ना, तो पावर्स ऐड किए जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है? चलो इसका प्रूफ देखते हैं। हमने तो बहुत बार सुन लिया कि जब बेसिस सेम होते हैं ना, जब बेसिस सेम होते हैं प्रोडक्ट में पावर्स ऐड किए जाते हैं। लेकिन क्यों ऐसा, अभी देखते हैं। तो देखो, ए रेज पावर एन इंटू ए रेज पावर एन, ये है ना, इट्स इक्वल टू, मैंने ए को पहले खुद के साथ एम टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा ना, तभी तो मुझे ए रेज पावर एम आया होगा। अरे हमने लास्ट लेक्चर में समझा ना कि अगर हमारे पास, देखो, ए को हमने मल्टीप्लाई खुद के साथ 3 बार करवाया, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। या रिवर्स है इसका, अगर मेरे पास एक्स रेज पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, मैंने एक्स को खुद के साथ 4 बार मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ए की पावर क्या है, एम है ना, एक एक्सपोनेंट क्या है, एम है ना, ए बेस है ना, एम पावर है। तो ए को मैंने खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया है, सॉरी, हमने ए को खुद के साथ, सॉरी, कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया, एम टाइम्स, इनटू यहाँ पर ए का पावर क्या, एन है। यहाँ पर मैंने ए को खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया है, एन टाइम्स। अरे बहुत सिंपल है यार। यहाँ पर मैंने ए कितनी बार लिखा है, एम टाइम्स लिखा है ना, हाँ। और यहाँ पर मैंने ए कितनी बार लिखा है, एन टाइम्स लिखा है। अब देखो, तो अगर मुझे आपसे ये पूछूं मैंने टोटल में ए को कितनी बार लिखा, तो वो एम प्लस एन टाइम्स होगा। अरे बहुत सिंपल, देखो, मैंने 2 को लिखा, देखो, 2 रेज पावर 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2। 2 रेज पावर 3 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल में मैंने कितनी बार 2 को लिखा, 5 बार लिखा ना, 3 + 2, 5 बार लिखा ना, हाँ। तो यहाँ पर मैं ए को मैंने कितनी बार लिखा, 5m प्लस एन टाइम्स लिखा है। अब अगर ए को मैंने m प्लस एन टाइम्स लिखा है, तो ए का पावर क्या है, m प्लस एन है ना, बिल्कुल है। अरे यहाँ पर मैंने ए को कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स, तो ए का पावर क्या है, 3 है ना। यहाँ पर मैंने एक्स को क्या लिखा है, यहाँ मैंने एक्स को 4 टाइम्स लिखा है, एक्स रेज पावर 4 के बराबर है ना। अब यहाँ पर मैंने ए को m प्लस एन टाइम्स लिखा है, तो ए का पावर क्या है, m प्लस एन। इसीलिए हमारा प्रूफ हो गया ना। हमने क्या यहाँ से ए एम इंटू ए रेज पावर एन किसके बराबर होता है, ए एम प्लस एन। और अगर मुझे इस लॉ को याद करना है इंग्लिश में कैसे करूंगा, देखो ऐसे करता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, व्हेन बेसिस आर सेम इन प्रोडक्ट पावर्स आर एडेड। बेसिस का सेम होना जरूरी है, तभी तुम पावर्स को ऐड कर सकते हो। अगर ऐसे होगा ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, 2 रेज पावर 3 इंटू 3 रेज पावर 2,
तो यहाँ पर नहीं कर देना ऐड, यहाँ पर बेसिस सेम नहीं है, यहाँ पर ये नहीं कर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, यहाँ पर ऐड पावर्स नहीं होगे, पावर्स ऐड तभी होगे जब तुम्हारे बेसिस सेम हो। अगर बेसिस सेम नहीं हो, अगर बेसिस सेम नहीं है तब ऐड नहीं होएगा। तब क्या होगा, तब तुम सिंप्लीफाई सीधे कर दोगे एक्सप्रेशन को। आया समझ? आई होप तुमको ये पहला लॉ समझ आ गया होगा, जो स्टेट क्या करता है, ए रेस पावर एम इंटू ए रेस पावर एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। अगर तुम्हारे पास ए कोई रियल नंबर है और एम और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ए रेस पावर एम इंटू ए रेस पावर एन किसके बराबर होता है, ए रेस पावर एम प्लस एन। देखो ए की जगह कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे कोई पूछे, देखो तुमसे ये कोई पूछे एक्स रेस पावर ए दे दिया इंटू एक्स रेस पावर बी, तो यहाँ पर है ना बेसिस सेम और दोनों प्रोडक्ट में है, तो एक्स क्या बराबर किसके आएगा, एक्स पावर ए प्लस बी। अब इस लॉ को यूज कैसे करूँ, देखो इस लॉ की हम इस लॉ को यूज कैसे करें, देखो कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। आई होप तुमने पहले इसको कॉपी कर लिया होगा, अगर कॉपी नहीं किया देखो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं 4 पावर 2 इंटू 4 पावर 3 किसके बराबर होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो 4 2 प्लस 3 आएगा, दैट्स इक्वल टू 4 पावर 5। अब ये 4 पावर 5 कितना होता है वो तुम देखो, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास मान लो z रेस पावर x है इंटू z रेस पावर y है, तो क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करोगे प्लस y, ठीक है। इसी तरह अगर तुम्हारे पास देखो, अगर तुम्हारे पास ये होगा x रेस पावर a इंटू a रेस पावर x, यहाँ पर ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम नहीं है, ऐड नहीं कर पाओगे। इसी तरह अगर तुम्हारे पास देखो 1 रेस पावर 2 है, 2 रेस पावर 2 है, ऐड कर सकते हो क्या, क्यों, ऐड करो ना, 2 2 है ना, अरे नहीं ये तो पावर है, पावर सेम नहीं बोला मैंने बेसिस को बोला है, जब बेसिस सेम होते हैं तब पावर्स ऐड करते हो, ये नहीं कि अगर तुम्हारे पावर सेम है तो ये नहीं कर देना कि बेसिस ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना। व्हेन बेसिस आर सेम इन प्रोडक्ट पावर्स आर एडेड। आई होप तुमको ये पहला लॉ समझ आ गया होगा। हाँ देखो मान लो मेरे पास, अब देखो x, मेरे पास x रेस पावर 2 है इंटू एक्स रेस पावर -3 है। क्या हम इस लॉ को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे होगा इसका, जब बेसिस सेम है पावर्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, x 2 प्लस -3, बेसिस सेम थी, मैंने पावर्स को ऐड किया, अभी किसके बराबर आएगा, x रेस पावर -1, और ये किसके बराबर होता है, 1/x, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। इसी तरह का मेरे पास 4/2 इंटू 4/2 का स्क्वायर होगा, तो क्या मैं इस लॉ को यूज कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन पावर सेम नहीं है ना, उससे क्या होगा, मेरे को तो बेसिस देखना है ना, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो क्या आएगा 4/2 2 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 4/2 3, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये होगा 2/3 -1 इंटू 3/2 -1। क्या मैं लॉ को यूज कर सकता हूँ, नहीं सर, क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम नहीं है ना, इसीलिए नहीं कर सकता। अब देखो मान लो यहाँ पर, क्या अब मैं लॉ को यूज कर सकता हूँ, मुझे बोलो, हाँ अभी कर सकता हूँ, कैसे, क्योंकि देखो 2/3 रेस पर -1 इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ना 1/2/3 इंटू 3/2, ये किसके बराबर है, ये है ना 3/2 इंटू 3/2। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, क्या बराबर आ जाएगा ये 3/2 1 + 1, सो 3/2 2। तो यहाँ पर मैं लॉ को यूज नहीं कर सकता था, लेकिन जब यहाँ पर बेसिस मुझे सेम मिल गई, अब मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो ये लॉ बहुत सिंपल है, जब बेसिस सेम होती है प्रोडक्ट में, पावर्स को ऐड करो, बस। अब हम अपना दूसरा लॉ देखते हैं, ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, कॉपी कर लो, चलो अपना सेकंड लॉ। ये लॉ कहता है, अगर तुम्हारे पास ए कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, सर नॉन जीरो क्यों बोला, अभी समझ आ जाएगा, और m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन ये लॉ कहता है, अगर मेरे पास बेसिस सेम हो गए लेकिन डिवीजन में, तब पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। आया समझ? अब मैंने यहाँ पर a नॉन जीरो क्यों लिया, अगर मैंने a रियल नंबर लिया तो रियल नंबर में जीरो भी आ जाता है, और अगर मैंने यहाँ पर जीरो ले लिया, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं है मैथमेटिक्स में, 2/0 ये नहीं होना चाहिए।
डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो हम पढ़ेंगे लिमिट्स चैप्टर में, क्लास 11 की मैथमेटिक्स में। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा वो हाई क्लास मैथमेटिक्स, अभी आपको समझ नहीं आएगा क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लॉ क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास ए कोई नॉन जीरो रियल नंबर है और एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ए रेज पर एम अपॉन ए रेज पर एन दैट्स इक्वल टू ए रेज पर एम माइनस एन। और लॉ को याद कैसे करूंगा, जब बेसिस सेम होती है ना डिवीजन में, तब पावर सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ दिखाओ मुझे सर। प्रूफ से मेरे को ना एकदम शांति मिलती है दिल को। प्रूफ दिखाओ मेरे को। चलो प्रूफ देखते हैं। इसको देखो, अब देखो यहाँ पर एम और एन है ना, अब हम क्या करेंगे ना, इसमें हम 3 केसेस लेंगे। क्योंकि देखो 3 केसेस क्यों लेंगे, या तो एम एन के बराबर होगा, फिर हमने देखना है क्या लॉ होल्ड होता है वो हम देखेंगे। अगर एम एन से बड़ा हुआ क्या लॉ होल्ड होता है, तब भी होता है। और अगर एम एन से छोटा हुआ तब भी होल्ड होता है। तो 3 केसेस है, हमें तीनों केस में प्रूव करना पड़ेगा ये लॉ होल्ड होता है, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो पहला केस क्या है, पहला केस क्या है कि तुम्हारा m जो है ना, m वो n से बड़ा है, a रेज पावर n डिवाइड अपॉन a रेज पर m। क्या लिखूं मैं, यहां पर मैंने a को खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया होगा, m टाइम्स करवाया होगा ना। यहां पर a कितनी बार है, m टाइम्स है, अपॉन a रेज पर n, मैंने a को खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया होगा, n टाइम्स। ठीक है, अब मुझे देखो ये बोलो, अगर मैंने यहाँ पर 3 को लिखा 3 इंटू 3 और यहाँ लिखा 3 इंटू 3 इंटू यहाँ लिखा, ठीक है। अब मुझे बोलो ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, ये और 3 और 3 कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितने 3 बचे, एक 3 बचा ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे ना, यहाँ पर 3 का पावर क्या है, 3 रेज पावर 3, और यहाँ पर पावर 3 क्या था, 2 था, 3 रेज पावर 2। तुमने एक्चुअली क्या किया, तुमने बस पावर को घटा दिया, क्योंकि यहाँ पर थे ना 3 की पावर ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 रेज पावर 1। इसीलिए यहाँ पर बिकॉज m ज़्यादा है ना, तो अब अगर m और m यहाँ पर m ये n से ज़्यादा है ना, तो यहाँ के n कट जाएगी ना और कुछ बच जाएगी। लेकिन कितने बच जाएंगे, m माइनस एन। आया समझ तुमको, यहाँ पर a m टाइम्स लिखा गया है, यहाँ पर a n टाइम्स लिखा गया है, लेकिन बिकॉज m n से ज़्यादा है तो यहाँ के n कट जाएगी और कुछ बच जाएगा। लेकिन कितने बच जाएंगे, m माइनस एन। यहाँ पर 3 माइनस 2 1 बच गए ना, इसलिए यहाँ पर a इंटू ए कितने बार लिखा है, m माइनस एन टाइम्स लिखा है। अगर यहाँ पर a m माइनस एन टाइम्स लिखा है तो a का पावर क्या होगा, a m माइनस एन, है ना। अरे यार अगर मैंने x को लिखा 3 बार, x का पावर क्या होगा, x क्यूब होगा ना। अब मैंने अगर x को लिखा है, x लिखा मैंने a टाइम्स लिखा x को, x का पावर क्या होगा, x रेज पावर a। इसीलिए यहाँ पर a लिखा ना m माइनस एन टाइम्स, a का पावर क्या होगा, m माइनस एन। तो ये प्रूव हो गया कि a रेज पावर m अपॉन a रेज पावर n दैट्स इक्वल टू a रेज पावर m माइनस एन, जब m n से बड़ा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जब m n के बराबर हो तब क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। आई होप पहले कॉपी, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। आई होप कॉपी कर लिया होगा। चलो अब इसका केस टू में क्या होगा, m इज इक्वल टू n, तो तब मैं a रेज पर n को क्या लिखूंगा, देखो यहां पर a मैंने कितनी बार लिखा होगा खुद के साथ, यहाँ पर मैंने a का पावर m है ना, मतलब मैंने a को खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया होगा, n टाइम्स, अपॉन यहाँ पर मैंने a का पावर n है ना, तो a को मैंने खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया होगा, n टाइम्स। लेकिन यहाँ पर m इज इक्वल टू n, मतलब यहाँ के सारे कट जाएंगे ना, कितने बच गए, 0 बच गए ना। अरे यार अगर यहाँ पर मैंने 3 इंटू 3 लिखा, यहाँ पर भी 3 इंटू 3 लिखा, तो क्या, अब यहाँ पर 3 का पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, तो कुछ नहीं। आई नो आंसर 1 आएगा, लेकिन कुछ नहीं बचेगा ना। अरे यार आंसर 1 आएगा ना, लेकिन 1 आया कैसे, तुमने देखो ऊपर 3 का पावर 2 है, 3 रेज पावर 2, नीचे पावर क्या है 2 माइनस 2 दैट्स इक्वल 3 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आई नो आंसर 1 आएगा, लेकिन आया कैसे, 1 कैसे आया, मतलब a की पावर कितनी है, 0 होगी ना a की पावर, तो वो क्या होता है, बराबर 1। लॉ होल्ड हुआ ना। अरे यार a रेज पावर m a रेज पावर n इट्स इक्वल टू क्या, a रेज पावर m माइनस n। लेकिन अगर m और n बराबर हुआ तो मैं n की जगह m लिख सकता हूं ना, क्या आएगा, a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो लॉ होल्ड हुआ ना। ठीक है, अब देखो
हम कैसे प्रूव? आई नो। अब मुझे अगर ए का पावर चेक करना है, ए का पावर क्या होगा? 0। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, देखो m माइनस m लिख सकता हूँ ना। अरे ए रेस पावर 0 को मैं ए रेस पर m लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन हमको तो पता है m इज इक्वल टू n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए रेस पर m माइनस क्या n। ये किसके बराबर है? ए रेस पर m अपॉन ए रेस पर n। हो गया ना प्रूव? अगर तुम्हारी अगर तुम्हारा m n के बराबर भी है तब भी ए रेस पावर m अपॉन ए रेस पर n इज इक्वल टू ए रेस पर m माइनस n, तब भी होल्ड हो रहा है ये। अब हम देखते हैं केस नंबर 3, जब m n से छोटा हो। चलो कॉपी कर लिया होगा, चलो आगे देखते हैं। अब देखो केस 3 क्या है? जब m n से छोटा हो तब हम ए रेस पावर n ए रेस पावर n किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पर a का पावर m है, मतलब मैंने a को खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा? m टाइम्स। a का पावर n है, मैंने a को खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा? n टाइम्स। अब यहाँ पर m n से छोटा है, मतलब यहाँ पर n है ना, n बड़ा है। यहाँ के सारे कट गए, कितने बच गए? देखो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे? n माइनस m बचेंगे ना। अरे यार देखो 2 रेस पावर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचा? 1/2 है ना। आंसर में क्या आएगा? यहाँ पर आंसर में क्या आएगा? हाँ समझ आ रहा है तुमको? देखो 3 × 3 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3। यहाँ के ये 2 3 कटेंगे, इससे कटेंगे ना, क्या आ जाएगा? 1/3² बचेगा ना। लेकिन 3² आया कहाँ से? ये ऐसे आया ना, तुम्हारे पास नीचे पावर 3 थे ना, 4 थे ना, तो 3 पावर 4, ऊपर कितने थे? -2। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/n माइनस। आया समझ? बिकॉज n m से बड़ा था, इसलिए मैंने n m माइनस m लिखा। यहाँ पर क्या क्या था? यहाँ पर नीचे पावर 3 की 4 थी ना, तो 4 लिखा, 3 × 4 माइनस ऊपर पावर 3 थी, -2 लिखा। अब देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि a रेस पर माइनस n इट्स इक्वल टू 1/an, है ना। अगर तुम्हारे पास ये होगा ना 1/xa, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x रेस पर माइनस a। इधर क्या लिखूंगा अब? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/a की पावर में समथिंग है, मतलब a रेस पावर ये होगा ना, बिल्कुल होगा। और ये किसके बराबर होता है? ए रेस पावर m माइनस n। यहाँ भी मैंने प्रूव कर दिया ए रेस पावर m अपॉन ए रेस पावर n दैट्स इक्वल टू ए रेस पावर m माइनस n। तो चाहे अब हमें समझ के आ गया, चाहे m n के बराबर हो, सॉरी m n के बराबर हो, m n से बड़ा हो, m n से छोटा हो, a रेस पावर m अपॉन a रेस पावर n इट्स ऑलवेज इक्वल टू a रेस पावर m माइनस n। समझ आ गया तुमको? तो लॉ को याद कैसे करूं? जब डिवीजन में बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते, देखो एग्जांपल्स में और समझ आएगा। देखो अगर यहाँ पर मेरे पास 7 रेस पावर 2 है अपॉन 7 रेस पावर 3, बेसिस सेम है, पावर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। आंसर क्या आएगा? 7 2 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 7 रेस पावर -1, और ये बराबर होता है 1/7। इसी तरह का तुम्हारे पास x रेस पावर a होगा, x रेस पावर y होगा। आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू x रेस पावर a माइनस y। अब अगर तुम्हारे पास पावर ये होगा 2 रेस पावर -2 डिवाइड अपॉन 2 रेस पावर -3, अब लॉ को यूज कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो बेस सेम है ना डिवीजन में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? देखो 2 रेस पावर -2 माइनस ऑफ -3, ये माइनस क्यों आया? क्योंकि देखो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। आंसर क्या आएगा? 2 रेस पावर 1 दैट्स 2, 3 - 2 होगा ना, दैट्स इक्वल टू 1। इसी तरह का हमारे पास 2/3 की पावर 1 होगा, यहाँ पर हमारे पास 3/2 की जगह -1 होगा। क्या लॉ को यूज कर सकता हूँ? अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं थोड़ा सिंपलीफाई करूँ ना इसको, 2/3 आएगा ना यहाँ पर, इसको क्या आएगा? 1/3/2 दैट इज इक्वल टू, ये 2/3 तो ऐसे आएगा अपॉन 2/3 आएगा। अब देखो बेसिस सेम है ना, तो पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। आई नो तुम कैंसिल कर दोगे, लेकिन वो कैंसिल कैसे कर पा रहे हो? देखो ऐसे कर पा रहे हो तुम, 2 रेस पावर 3, इसका पावर क्या? 1 है ना, पावर -1 दैट्स इक्वल टू 2 रेस पावर 3 पावर 0 इट्स इक्वल टू 1। आई होप तुमको ये लॉ समझ आ गया होगा। जब बेसिस सेम होती है ना और वो डिवीजन में होती है, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन बेसिस
and bases are same in division, powers are, या जिनको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं, आर सब्ट्रैक्टेड। ये तुम्हारा लॉ नंबर 2 रहा। इस लेक्चर के लिए इतने ही लॉज रखते हैं। अभी और 2 लॉज है, उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाता हूँ, उसमें उन 2 लॉज को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम बहुत सारी इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। आई होप तुमको लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक यू फॉर द लेक्चर।